साल 1911 की अगस्त की एक गर्म और उमस भरी शाम थी। पेरिस की सड़कें, जो आमतौर पर लोगों की चहल पहल से गुलजार रहती थीं, उस दिन कुछ शांत थीं। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि ज्यादातर पेरिस वासी या तो अपने घरों में दुबके हुए थे या शहर से बाहर ठंडी जगहों पर छुट्टियां मना रहे थे। दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर म्यूजियम लूव्र के विशाल गलियारे भी इस खामोशी से अछूते नहीं थे। म्यूजियम का समय खत्म हो चुका था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी आखिरी किरणें लूव्र की छतों और दीवारों पर पड़कर एक अजीब सा माहौल बना रही थी। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह शांति एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी, एक ऐसा तूफान जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। लूव्र के अंदर सुरक्षा गार्ड अपनी आखिरी गश्त पूरी कर रहे थे। वे थके हुए थे और बस अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाना चाहते थे। म्यूजियम के सैलून कार्य में लियोनार्डो दा विंची की अमर कलाकृति मोनालिसा अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ दीवार पर टंगी हुई थी। सैकड़ों सालों से यह पेंटिंग यहीं थी, लाखों लोगों की नजरों के सामने, सुरक्षित और महफूज। उस रात भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। गार्ड्स ने दरवाजों पर ताले लगाए, बत्तियां बुझाईं और म्यूजियम को रात के अंधेरे में छोड़ दिया। उन्हें लगा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा हर रात होता है, लेकिन वे गलत थे, क्योंकि उसी वक्त कोई था जो इस खामोशी का फायदा उठाने की फिराक में था। यह कोई आम चोर नहीं था जो जल्दबाजी में कुछ चुराकर भाग जाना चाहता हो। यह एक सोची समझी योजना थी जिसे बड़ी ही सावधानी से तैयार किया गया था। इस योजना का मास्टरमाइंड जानता था कि लूव्र की सुरक्षा में कहां-कहां कमियां हैं। वह जानता था कि म्यूजियम सोमवार को रखरखाव के लिए बंद रहता है और उस दिन सुरक्षा सबसे कमजोर होती है। पेरिस की वह गर्म रात, वह शांत माहौल और लूव्र की वह खामोशी, सब कुछ उस चोर के पक्ष में था। एक ऐसी चोरी होने वाली थी जिसकी कहानी आने वाली सदियों तक सुनाई जानी थी। यह सिर्फ एक पेंटिंग की चोरी नहीं थी, बल्कि यह फ्रांस के सम्मान पर एक सीधा हमला था। उस रात जब पूरा पेरिस सो रहा था, एक शख्स धीरे धीरे लूव्र की दीवारों के पास पहुंचा। उसने म्यूजियम की बनावट को ध्यान से देखा, उन रास्तों को याद किया जिन्हें उसने पहले से ही अपने दिमाग में बिठा रखा था। उसके दिल में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वह जानता था कि अगर वह सफल हो गया तो वह इतिहास बना देगा, और अगर वह पकड़ा गया तो भी उसकी कहानी दुनिया भर में जानी जाएगी। उस रात हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा और अनहोनी होने वाला हो। मोनालिसा अपनी जगह पर खामोश थी, इस बात से अनजान कि अगली सुबह वह वहां नहीं होगी। चोरी की घटना रविवार 20 अगस्त की रात को नहीं, बल्कि सोमवार 21 अगस्त की सुबह हुई। रविवार की रात एक आदमी जिसका नाम विंसेंजो पेरुगिया था, लूव्र म्यूजियम के अंदर ही एक छोटी सी अलमारी में छिप गया था। वह म्यूजियम का एक पूर्व कर्मचारी था, इसलिए वह इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उसने जानबूझकर रविवार का दिन चुना था, क्योंकि उसे पता था कि सोमवार को म्यूजियम आम जनता के लिए बंद रहता है और सिर्फ कर्मचारी और रखरखाव वाले लोग ही अंदर होते हैं। उसने सफेद रंग की वही वर्दी पहन रखी थी जो म्यूजियम के कर्मचारी पहना करते थे। इस वजह से अगर कोई उसे देख भी लेता तो किसी को उस पर शक नहीं होता। वह रात भर उसी छोटी सी अंधेरी अलमारी में इंतजार करता रहा। सोमवार की सुबह करीब 7 बजे जब म्यूजियम के कर्मचारी अपने अपने काम के लिए आने लगे, विंसेंजो भी अपनी छिपने की जगह से बाहर निकला। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और ऐसे चल रहा था जैसे वह भी उन्हीं कर्मचारियों में से एक हो। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वह सीधे उस जगह की ओर बढ़ा जहां मोनालिसा टंगी हुई थी, सैलून कार्य। उस वक्त वहां कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। म्यूजियम के उस हिस्से में पूरी तरह से शांति थी। उसने चारों ओर देखा, यह पक्का करने के लिए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो गया कि वह अकेला है, तो उसने अपना काम शुरू किया। यह वह पल था जिसका वह महीनों से इंतजार कर रहा था। उसने दीवार पर लगी मोनालिसा की पेंटिंग को उठाया। ये पेंटिंग भारी लकड़ी के फ्रेम और एक शीशे के केस से सुरक्षित थी। विंसेंजो अकेला था, लेकिन वह मजबूत था। उसने पेंटिंग को दीवार से उतारा और पास की एक सर्विस सीढ़ी पर ले गया। वहां उसने पेंटिंग को उसके भारी फ्रेम और शीशे के केस से बाहर निकाला। यह काम आसान नहीं था, लेकिन उसने इसे बड़ी सफाई से किया। अब उसके हाथ में सिर्फ लकड़ी के पैनल पर बनी मोनालिसा की असली पेंटिंग थी। उसने पेंटिंग को अपनी सफेद वर्दी के अंदर छिपा लिया। पेंटिंग का आकार इतना बड़ा नहीं था कि उसे छिपाने में कोई खास दिक्कत हो। अब उसका अगला लक्ष्य म्यूजियम से बाहर निकलना था। विंसेंजो अपनी वर्दी के अंदर मोनालिसा को छिपाए हुए म्यूजियम के एक सर्विस दरवाजे की ओर बढ़ा।
लेकिन दरवाजा बंद था। एक पल के लिए वह घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाजे का हैंडल निकालने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। तभी किस्मत ने उसका साथ दिया। एक प्लम्बर वहां से गुजर रहा था। उसने विंसेंजो को कर्मचारी समझकर पूछा कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। विंसेंजो ने शांत रहते हुए कहा कि हैंडल गायब है। उस प्लम्बर ने अपनी चाबियों से दरवाजा खोल दिया और विंसेंजो को बाहर जाने का रास्ता मिल गया। वह शांति से म्यूजियम से बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग अब एक आम चोर की वर्दी के नीचे छिपी हुई थी। सोमवार का पूरा दिन गुजर गया और किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि लूव्र से कुछ चोरी हुआ है। म्यूजियम बंद था और जो कुछ कर्मचारी अंदर थे वे अपने अपने कामों में व्यस्त थे। सैलून कार्य में जिस दीवार पर मोनालिसा टंगी रहती थी वह अब खाली थी, लेकिन किसी ने उस खाली जगह पर ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि शायद पेंटिंग को फोटोग्राफी या सफाई के लिए ले जाया गया है, जो कि एक आम बात थी, इसलिए किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। विंसेंजो पेरुगिया तब तक पेरिस में अपने छोटे से अपार्टमेंट में पहुंच चुका था और उसने मोनालिसा को एक सूटकेस के नीचे एक झूठे तले में छिपा दिया था। वह जानता था कि अब उसे बस इंतजार करना है। मंगलवार 22 अगस्त की सुबह जब लूव्र म्यूजियम आम जनता के लिए फिर से खुला, तब इस चोरी का पता चला। एक पेंटर लुई बेरूद, जो मोनालिसा की एक कॉपी बनाने के लिए म्यूजियम आया था, सैलून कार्य पहुंचा। उसने देखा कि मोनालिसा की जगह खाली है। उसने पास के एक गार्ड से पूछा कि पेंटिंग कहाँ है। गार्ड ने कंधे उचका दिए और कहा कि शायद उसे फोटोग्राफी स्टूडियो ले जाया गया है। बेरूद ने कुछ घंटे इंतजार किया, लेकिन जब पेंटिंग वापस नहीं आई तो उसे शक हुआ। उसने फिर से गार्ड से पूछा और इस बार गार्ड ने फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में जाकर पता किया। वहां से जवाब आया कि पेंटिंग उनके पास नहीं है। यहीं से हड़कंप मचना शुरू हुआ। जैसे ही यह खबर म्यूजियम के अधिकारियों तक पहुंची, उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पूरे म्यूजियम को बंद करने का आदेश दिया और तलाशी अभियान शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद पेंटिंग म्यूजियम के अंदर ही कहीं होगी। शायद किसी ने मजाक किया हो या उसे गलती से कहीं और रख दिया हो। उन्होंने म्यूजियम का कोना कोना छान मारा, हर कमरा, हर गलियारा, हर अलमारी, लेकिन मोनालिसा कहीं नहीं मिली। उन्हें सिर्फ सर्विस सीढ़ी पर पेंटिंग का खाली फ्रेम और शीशे का केस मिला। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि यह कोई मजाक नहीं था, यह एक चोरी थी और चोर पेंटिंग लेकर म्यूजियम से बाहर जा चुका था। यह खबर आग की तरह पूरे पेरिस और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। फ्रांस के लिए यह एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी का पल था। दुनिया की सबसे कीमती कलाकृति जो फ्रांस की शान मानी जाती थी, उनके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले म्यूजियम से चोरी हो गई थी। अखबारों के पहले पन्ने इसी खबर से भरे हुए थे। लोग लूव्र के बाहर इकट्ठा होने लगे, ये देखने के लिए कि क्या यह खबर सच है। उस खाली दीवार को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां कभी मोनालिसा मुस्कुराया करती थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी, लेकिन उनके पास कोई सुराग नहीं था। चोर ने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा था, सिवाय एक खाली फ्रेम के। मोनालिसा की चोरी की खबर ने फ्रांस में एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय संकट पैदा कर दिया। यह सिर्फ एक कलाकृति का नुकसान नहीं था, बल्कि यह फ्रांस की प्रतिष्ठा पर एक सीधा हमला था। लूव्र म्यूजियम को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया ताकि जांचकर्ता अपना काम कर सकें। जब म्यूजियम दोबारा खुला तो हजारों लोग सिर्फ उस खाली जगह को देखने के लिए आए जहां मोनालिसा हुआ करती थी। यह एक अजीब सा दृश्य था। लोग उस खाली दीवार को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी प्रियजन को श्रद्धांजलि दे रहे हों। मोनालिसा के गायब होने ने उसे पहले से भी ज्यादा मशहूर बना दिया था। अब वह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय रहस्य बन चुकी थी। अखबारों ने इस कहानी को खूब उछाला। हर रोज नई नई थ्योरी और अटकलें छापी जाती थी। कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी अमीर अमेरिकी उद्योगपति का काम है, जो अपनी निजी कलेक्शन के लिए मोनालिसा चाहता था। दूसरों का कहना था कि यह जर्मनी का काम हो सकता है, जो फ्रांस को नीचा दिखाना चाहता था। इस घटना ने फ्रांसीसी सरकार और पुलिस विभाग को भारी दबाव में डाल दिया। लूव्र के डायरेक्टर को इस्तीफा देना पड़ा। पेरिस पुलिस के प्रमुख लुई लेपिन ने वादा किया कि वे जल्द ही चोर को पकड़ लेंगे और पेंटिंग को वापस ले आएंगे, लेकिन उनके पास कोई ठोस सुराग नहीं था। इस चोरी ने एक और दिलचस्प बात को उजागर किया। उस समय लूव्र की सुरक्षा कितनी कमजोर थी। म्यूजियम में 2.5 लाख से ज्यादा कलाकृतियां थीं, लेकिन उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ 150 गार्ड थे। कई दरवाजों पर ताले नहीं थे और अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं था। विंसेंजो पेरुगिया ने इन्हीं कमियों का फायदा उठाया था। यह घटना लूव्र और दुनिया भर के अन्य म्यूजियम के लिए एक वेकअप कॉल थी।
इसके बाद म्यूजियम की सुरक्षा को लेकर नए और कड़े नियम बनाए गए, लेकिन तब तक मोनालिसा गायब हो चुकी थी और पुलिस अंधेरे में तीर चला रही थी। इस चोरी का असर सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया में लोग इस घटना के बारे में बात कर रहे थे। मोनालिसा की तस्वीरें अखबारों और पोस्टकार्ड पर छपने लगीं। लोग उसकी रहस्यमयी मुस्कान और उसके गायब होने की कहानी से मोहित हो गए थे। इस चोरी ने अनजाने में ही मोनालिसा को एक ग्लोबल सेलिब्रिटी बना दिया था। पहले जो लोग कला में कोई रुचि नहीं रखते थे, वे भी अब मोनालिसा के बारे में जानने को उत्सुक थे। हर कोई बस यही जानना चाहता था, मोनालिसा कहाँ है और उसे किसने चुराया। ये सवाल अगले 2 सालों तक दुनिया भर के लोगों के मन में घूमता रहा। पेरिस पुलिस पर चोर को पकड़ने का भारी दबाव था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत जांच में झोंक दी। उन्होंने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, म्यूजियम के सभी वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों की सूची बनाई और उनकी पृष्ठभूमि की जांच की। लेकिन चोर बहुत चालाक था। उसने अपने पीछे लगभग कोई सुराग नहीं छोड़ा था। पुलिस को सर्विस सीढ़ी पर एक अंगूठे का निशान मिला था, लेकिन उस समय फिंगरप्रिंटिंग तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी कि वे आसानी से अपराधी की पहचान कर सकें। उनके पास विंसेंजो पेरुगिया के फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड था, क्योंकि उसका पहले भी एक छोटा मोटा आपराधिक रिकॉर्ड था, लेकिन वे दोनों का मिलान करने में असफल रहे। जांच के दौरान पुलिस कई गलत सुरागों के पीछे भागती रही। एक थ्योरी यह थी कि चोरी किसी कला के विशेषज्ञ ने की है, जो पेंटिंग की असली कीमत जानता था। इस थ्योरी के आधार पर पुलिस ने कई कलाकारों और कला समीक्षकों पर शक किया। शक की सुई उस समय के एक मशहूर कवि गियोम अपोलिनेर पर भी गई। अपोलिनेर ने एक बार कहा था कि लूव्र को जला देना चाहिए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की। अपोलिनेर ने घबराकर अपने दोस्त, उस समय के एक युवा और उभरते हुए कलाकार पाब्लो पिकासो का नाम ले लिया। पिकासो को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उन पर शक इसलिए था क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने लूव्र से चोरी की गई कुछ छोटी मूर्तियां खरीदी थी। ये मूर्तियां अपोलिनेर के एक दोस्त ने चुराई थी। पिकासो को जब पुलिस के सामने पेश किया गया तो वे बहुत डर गए। उन्होंने अपोलिनेर को पहचानने से भी इनकार कर दिया। यह उनके जीवन का एक बहुत ही शर्मनाक पल था। बाद में जब यह साबित हो गया कि पिकासो और अपोलिनेर का मोनालिसा की चोरी से कोई लेना देना नहीं है, तो उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन इस घटना ने जांच को और भी उलझा दिया और असली चोर को बचने का और समय दे दिया। पुलिस ने अमेरिकी फाइनेंसर जेपी मॉर्गन जैसे बड़े नामों पर भी शक किया। अफवाहें थीं कि मॉर्गन जैसे अमीर कलेक्टर ऐसी बेशकीमती कलाकृतियों को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। पुलिस ने इन अफवाहों की भी जांच की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। हर गुजरते दिन के साथ पुलिस की हताशा बढ़ती जा रही थी। वे पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो रहे थे। अखबार उनकी नाकामी का मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मोनालिसा हमेशा के लिए खो चुकी है। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग पेरिस में ही एक साधारण से चोर के अपार्टमेंट में एक सूटकेस के अंदर छिपी हुई है। जबकि पूरी दुनिया की पुलिस और जासूस मोनालिसा को ढूंढ रहे थे, असली चोर विंसेंजो पेरुगिया पेरिस में एक शांत जीवन जी रहा था। वह एक इटालियन अप्रवासी था जो एक पेंटर और डेकोरेटर के रूप में काम करता था। उसने कुछ समय के लिए लूव्र में भी काम किया था, जहां उसे पेंटिंग्स पर लगने वाले सुरक्षात्मक शीशे लगाने का काम मिला था। इसी दौरान उसने लूव्र की सुरक्षा की कमियों को पहचाना और मोनालिसा को चुराने की योजना बनाई। उसका मकसद पैसा कमाना नहीं था, जैसा कि ज्यादातर लोगों ने सोचा था। उसका मकसद कुछ और ही था, जो उसकी देशभक्ति से जुड़ा हुआ था। पेरुगिया का मानना था कि मोनालिसा इटली की संपत्ति है और उसे नेपोलियन बोनापार्ट ने चुराकर फ्रांस लाया था। वह इसे इटली को वापस लौटाना चाहता था। यह एक गलत धारणा थी, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची खुद इस पेंटिंग को फ्रांस लेकर आए थे और इसे फ्रांसीसी राजा को बेच दिया था। लेकिन पेरुगिया अपनी ही कहानी पर विश्वास करता था। उसने पेंटिंग को अपने पेरिस के छोटे से अपार्टमेंट में एक सूटकेस के झूठे तले में छिपा कर रखा। 2 साल तक वह उस पेंटिंग के साथ रहा। वह हर रोज उसे देखता था और महसूस करता था कि उसने अपने देश के लिए एक महान काम किया है। 2 साल तक पेरुगिया ने किसी से भी इस बारे में बात नहीं की। वह धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि अगर उसने पेंटिंग को तुरंत बेचने की कोशिश की तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने इंतजार किया जब तक कि मामला थोड़ा ठंडा न हो जाए। इस दौरान वह एक सामान्य जीवन जीता रहा। वह काम पर जाता, दोस्तों से मिलता और ऐसा व्यवहार करता जैसे कुछ हुआ ही न हो। किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। वह एक साधारण सा आदमी था,
जिससे कोई यह उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि वह दुनिया की सबसे बड़ी कला चोरी को अंजाम दे सकता है। दिसंबर 1913 में, यानी चोरी के 2 साल बाद, पेरुगिया को लगा कि अब सही समय आ गया है। वह पेंटिंग लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर गया। उसने वहां के एक आर्ट डीलर अल्फ्रेडो गेरी से संपर्क किया। उसने गेरी को एक पत्र लिखा और कहा कि उसके पास मोनालिसा है और वह उसे इटली को वापस करना चाहता है। गेरी को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन उसने फिर भी पेरुगिया से मिलने का फैसला किया। जब पेरुगिया ने अपने होटल के कमरे में सूटकेस से मोनालिसा को निकालकर दिखाया, तो गेरी और उसके साथ मौजूद ओफीजी गैलरी के डायरेक्टर के होश उड़ गए। उन्होंने पेंटिंग की प्रामाणिकता की पुष्टि की और तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। विंसेंजो पेरुगिया को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। विंसेंजो पेरुगिया की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगा कि कहानी खत्म हो गई है। एक देशभक्त चोर ने अपने देश के सम्मान के लिए पेंटिंग चुराई और अब वह पकड़ी जा चुकी है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। सालों बाद एक पत्रकार ने एक नई कहानी का खुलासा किया, जिसने इस पूरी घटना को एक नया आयाम दिया। इस कहानी के अनुसार पेरुगिया सिर्फ एक मोहरा था। इस चोरी के पीछे का असली मास्टरमाइंड एक अर्जेंटीना का जालसाज था, जिसका नाम एडुआर्डो डे वॉल्फियर्नो था। वॉल्फियर्नो एक बहुत ही शातिर अपराधी था, जो कला की दुनिया में धोखाधड़ी के लिए जाना जाता था। वॉल्फियर्नो की योजना पेरुगिया की सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और चालाकी भरी थी। उसका इरादा असली मोनालिसा को बेचना नहीं था। वह जानता था कि असली पेंटिंग को बेचना लगभग असंभव है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके बजाय उसकी योजना कुछ और थी। उसने चोरी से पहले ही मोनालिसा की 6 बेहतरीन नकली प्रतियां बनवाईं। इन प्रतियों को एक फ्रांसीसी आर्ट रेस्टोरर और जालसाज यवेस चौद्रोन ने बनाया था, जो लियोनार्डो दा विंची की शैली की नकल करने में माहिर था। ये नकली पेंटिंग्स इतनी अच्छी थीं कि उन्हें असली से अलग पहचानना बहुत मुश्किल था। वॉल्फियर्नो की योजना यह थी कि जैसे ही मोनालिसा के चोरी होने की खबर फैलेगी, वह उन 6 नकली प्रतियों को 6 अलग अलग अमीर कलेक्टरों को बेच देगा। वह हर कलेक्टर को यह विश्वास दिलाएगा कि उनके पास ही असली चोरी की हुई मोनालिसा है। चोरी की खबर फैलते ही उसकी नकली पेंटिंग्स की कीमत आसमान छू जाएगी। उसने ये योजना बनाई कि वह हर कलेक्टर से संपर्क करेगा, उन्हें निजी तौर पर पेंटिंग दिखाएगा और फिर गायब हो जाएगा, क्योंकि हर खरीदार यह सोचेगा कि उसके पास असली चोरी का माल है, इसलिए कोई भी पुलिस के पास नहीं जाएगा। यह एक परफेक्ट क्राइम था। इस थ्योरी के अनुसार वॉल्फियर्नो ने पेरुगिया को सिर्फ असली पेंटिंग चुराने के लिए इस्तेमाल किया। उसे पेरुगिया की देशभक्ति की कहानी के बारे में पता था और उसने इसका फायदा उठाया। जैसे ही पेरुगिया ने पेंटिंग चुराई, वॉल्फियर्नो ने अपनी नकली पेंटिंग्स को बेच दिया और करोड़ों कमाए। उसके बाद उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि असली पेंटिंग का क्या होता है। पेरुगिया अपने मकसद के साथ अकेला रह गया, इस बात से अनजान कि वह एक बहुत बड़े खेल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। यह थ्योरी कभी भी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई, लेकिन यह इस चोरी की रहस्यमयी कहानी में एक और दिलचस्प परत जोड़ती है। विंसेंजो पेरुगिया की गिरफ्तारी के बाद मोनालिसा को इटली में कुछ समय के लिए प्रदर्शित किया गया। इटली के लोग पेरुगिया को एक नायक के रूप में देख रहे थे। जब उस पर मुकदमा चला तो उसे बहुत कम सजा हुई, सिर्फ कुछ महीनों की जेल। अदालत ने उसकी देशभक्ति की दलील को ध्यान में रखा। आखिरकार 1913 के अंत में इटली ने मोनालिसा को फ्रांस को वापस लौटा दिया। पेंटिंग को एक स्पेशल ट्रेन से पेरिस वापस लाया गया। उसका स्वागत एक राष्ट्रीय नायक की तरह हुआ। जब वह लूव्र में अपनी पुरानी जगह पर वापस लौटी तो जश्न का माहौल था। मोनालिसा की वापसी ने उसे एक अमर आइकन बना दिया। इस चोरी ने उसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग बना दिया था। पहले जो लोग उसे सिर्फ एक और पुनर्जागरण काल की कलाकृति मानते थे, अब वे उसे एक रहस्य, एक कहानी और एक किंवदंती के रूप में देखते थे। लूव्र में उसकी सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया। अब उसे बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे रखा गया है और उसके चारों ओर हर समय गार्ड्स मौजूद रहते हैं। उस एक चोरी ने हमेशा के लिए बदल दिया कि दुनिया कला की सुरक्षा को कैसे देखती है। यह घटना म्यूजियम सुरक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। आज 100 से भी ज्यादा साल बाद मोनालिसा की चोरी की कहानी अभी भी लोगों को आकर्षित करती है। यह सिर्फ एक कला चोरी की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव, राष्ट्रीय गौरव और धोखे की एक जटिल कहानी है। क्या विंसेंजो पेरुगिया वास्तव में एक देशभक्त था, या वह सिर्फ एक बड़े जालसाज के हाथों का मोहरा था? क्या एडुआर्डो डे वॉल्फियर्नो की कहानी सच है,
ये सवाल आज भी इस घटना को एक रहस्य बनाए हुए हैं। ये गुत्थी शायद कभी पूरी तरह से न सुलझे, और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है। अंत में मोनालिसा की चोरी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी किसी चीज का गायब हो जाना ही उसे सबसे ज्यादा मूल्यवान बना देता है। उन 2 सालों में जब मोनालिसा गायब थी, वह लोगों के दिलों दिमाग में पहले से कहीं ज्यादा बस गई। उसकी खाली जगह ने लोगों को उसकी असली कीमत का एहसास कराया। यह एक विडंबना ही है कि एक साधारण चोर के दुस्साहसिक कदम ने लियोनार्डो दा विंची की इस कृति को हमेशा के लिए अमर बना दिया। आज भी जब लाखों लोग लूव्र में उस छोटी सी पेंटिंग को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वे सिर्फ एक कलाकृति नहीं देखते, बल्कि वे उस अविश्वसनीय कहानी का एक हिस्सा देखते हैं जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था।